अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने आपको करने दिया सलाम, देखिए पहले। अच्छा, ये से मैं जल्दी कर लूँ तो फिर आपने करने दिया। यू वांट द बॉल टू बी इन योर कोर्ट एट ऑल टाइम्स। इसे कहने में क्या हर्ज है? वैसे भी बड़े कैसी ना है? बच्चों को खुश करके खुश होते हैं। आप खुश हो जाइए। हाँ, बड़ी। हाँ, मैं बच्ची हूँ। वैसे तो एक बड़ी सी बच्ची हूँ। हाँ, वैसे कभी कभी वाकई वो बच्चा दिल चाहता है कि वो वैसा ही रहे, तो ये ऐसे छोटी छोटी चीजों में खुश होते हैं आपके। अच्छा, मैंने कर दिया, आपने कर दिया। you have a child's heart and you have that childlike, innocence, the childlike curiosity, the childlike bluntness, childlike thing. You have it. It will always stay. No, it's not. It's not the hurtful type. It's the very cute, type. Yeah. भाई ऐसा ही है बस, जो भी है। No कैसी fakeness. है? एक पूरा हफ्ता मैंने आपको नहीं देखा, अजीब लग रहा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हफ्ते है ना? बाद बहुत खुशी इंतजार रहता है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ यार, आज अभी तक सिर्फ वेडनेसडे ही है, संडे कब आएगा भाई? तो It's अब just, मैं, हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि ये तो आदत खराब होती जा रही है, कुछ करना होगा इसके सिलसिले में हमें। I really, really, really want to thank you for doing this. Really, every Sunday you take out time. I know that you're so busy, crazy schedule that you have, but then this Sunday मैंने book कर लिया है, and that's I've just taken you for granted. नॉट एट ऑल। वही वही सी, दैट इज द थिंग कि ये हम सब लोग में एक बात कॉमन है। वो है कि अगर कोई चीज दिल को लगती है ना, तो उसके लिए वो सब एक्स्ट्रा वो माइल जाने को तैयार। मैं तो आपसे, आप लोगों से तो बहुत ही कम ऑनलाइन 1 घंटा हफ्ते में एक दिन देना क्या कमिटमेंट हुई, लेकिन जो जो भी हमें हमारे दिल को लगता है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा करने में कुछ मेहनत नहीं लगती, कुछ That's true. एक्स्ट्रा वो नहीं लगता। अब अगर मुझे उसके लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है, मुझे घर पे रहना भी पड़ता है, तो जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि पूरा दिन फिर रही होती है, मैं उसके पीछे पीछे खाना लेके फिर रही होती हूँ, सांची खा लो, सांची खा लो। जैसे ही मैं इस टेबल पे आके बैठती हूँ, उसको खाना चाहिए होता है, लाइक एनी अदर चाइल्ड। उसको कहती हूँ, तुम्हें कैसे पता चलता है कि अब अम्मा का काम शुरू होने वाला है, तो अब तुम्हें खाना चाहिए? अभी मैंने खाना खिलाया है उसको, अभी अभी। अच्छा। पूरे दिन आई वॉज बेगिंग हर टू ईट, लेकिन मुझे ये होता है कि वो, उसको भी मेरे सिस्टम की आदत हो गई है, पता है? वो सामने आके बैठ जाती है कि अच्छा, अब ये इस 1 घंटे का ही काम, ये वाला Hmm. शुरू होने वाला है। आई थिंक Hmm. इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर सिस्टम एंड यू डोंट माइंड Yeah. giving up a few things for something that you really believe in. And I think हाँ. that it doesn't matter. And it's actually gives me such a feeling of feeling lucky that and fortunate that you feel like that because मेरे ख्याल में जो दूसरे एंड पे शख्स होता है जिसके बारे में ये बोला जा रहा हो कि तुम्हारे लिए काम करना ऐसे है जैसे अपने लिए काम करना, तो ये तो एक दिस इज लाइक यू मेक मी फील सो स्पेशल, दैट्स ट्रूली व्हाट आई फील लाइक। थैंक यू। So yeah, so आज माशाल्लाह से we're bringing in उमर मतीन अल्लाह वाला। उमर, मैं तो उमर कहती हूँ उसको, he is just like his family, he is somebody I've known for years, very dear person, know him very well, but आप आज उनसे बातें कीजिएगा और उनका सारा बचपन से maybe he can tell you his journey and कच्चा his, चिट्ठा हम खोल लेंगे उनका। I'm not going to tell you anything about him so that you can ask him yourself. But the one thing that I will tell you about him is that he's very dear to me, and I truly truly like admire his innovation, his way of thinking, his courage. Because for him, he's also that type, that nothing is impossible. Okay, everything's possible, and बस अपनी नीयत को सही रखें तो बस सब सही है. That's all he believes in. So yeah, gallant. या एंड जो कबीला है ये उन लोगों का जो अपनी लाइफ का पर्पस अपने से बड़ा रखते हैं और उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं और इतनी तको-दो करते हैं, और ये आसान नहीं है हमारे जैसे मुल्कों में। हमारी उन लोगों में से
हमारे उन साथियों में से आज एक उमर भी हैं, और आज हम उनसे उनके बारे में पूछेंगे और देखेंगे कि भाई वो क्या कहते हैं। जैसा लगता है कि उमर से होगा मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। बट यही होता है ना, व्हेन इट्स अ सीनियर पर्सन यू कांट कॉन्ट्रडिक्ट ना भाई। अपने जैसे अपनी उम्र के इर्द गिर्द लोग हो तो फिर आप जरा जम के उनसे बहस कर सकते हैं ना। He's young. He just makes himself look like that. He's a very young guy. He's much younger, I'm sure. Much younger. ठीक है जी, तो उमर को लाए थे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हम ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि आप कितने छोटे हैं, मतलब कितनी बहस की जा सकती है आपसे। मुझे तो प्रोग्राम के फॉर्मेट में बताया नहीं गया था कि बहस भी होगी। हमारी हम आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी तमाम ही गुफ्तगू कभी ना कभी बहस में तब्दील हो ही जाती है सब लोगों की। नहीं, ये देखें, हर लाइव शो जो है ना मेरे लिए एक क्या कहना चाहिए, मेरे लिए एक प्रैक्टिस, एक नेट प्रैक्टिस होती है, क्योंकि लाइव शो में बहुत आपको एहतियात करनी पड़ती है। तो आप बेफिक्र रहें, आप अगर कितनी भी बहस करेंगी, मैं आई विल ट्राई टू बी अ गुड बॉय। ट्राई इज गुड। लाइव है, देखिए, एक लाइव है और फिर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कोई उल्टी सीधी बात ना करूं और अच्छे इंसान की तरह तहम्मुल से काम लूं इंशाल्लाह। नहीं तो मैं तुम्हारी सास के पास पहुंच जाऊंगी, उमर, याद रखना। His mother-in-law is my भाभी, so खानदानी के तो अब मैं बैक स्टेज जा रही हूँ। आई एम राइट हियर, आई एम लिसनिंग टू यू। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? इस गर्मी में जैसा हो सकता है इंसान, गर्मी में, वबा के दिनों में, परेशान और घबराया हुआ। आप परेशान और घबराए हुए तो नहीं हैं? नहीं, आई थिंक हर दिन जो है वो एक मुख्तलिफ दिन होता है हमारे लिए। किसी दिन हम सुबह को थोड़ा स्ट्रॉन्ग उठते हैं, किसी दिन हम सुबह को थोड़ा सा डाउन उठते हैं, तो लेकिन फिर चंद घंटों में अल्लाह ताला फिर हिम्मत दे देते हैं और फिर अच्छी उम्मीदों के साथ दिन गुजारते हैं कि इंशाल्लाह कल बेहतर होगा आज से। और अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। डेफिनेटली दीज आर डिफ़िकल्ट टाइम्स, बट ये है कि उम्मीद है और ये तो हमारा ईमान है कि मुश्किल के बाद आसानी आनी है इंशाल्लाह ताला। लेकिन जिस तरह का काम आप करते हैं ना उमर, उसमें तो बहुत ही इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आजकल भी आप लोग कुछ कर रहे हैं ना? जी, आजकल भी कर रहे हैं। फ़र्क ये हुआ है कि एक तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। फ्रीक्वेंसी कुछ हमने जानबूझ के भी कम की है, क्योंकि जो पहले जो हालात थे लॉकडाउन के, उसमें लोग जो है घरों में महसूर थे और निकल नहीं पा रहे थे, और जिस तरह आपने सबको पता है डेली वेजर्स का जो हाल था, तो वो एक अलग चैलेंज था। फिर जब लॉकडाउन रिलैक्स हुआ तो वो बहुत सारे डेली वेजर्स अपने गाँवों को चले गए और बहुत सारे डेली वेजर्स अपने कामों को लग गए वापस। तो अब हुआ यह है कि देखें, ऑरेंज ट्री फाउंडेशन वैसे भी एक रिलीफ या डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। तो ये जो हमने काम लिया था जिम्मा, वो इसलिए लिया था कि अपनी कैपेसिटी में जो कर सकें वो कर लें, जो कि अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि हमने इस वक्त जानते बूझते जो भी अब हमारे पास फंड्स रह गए, हमने वो संभाल के रखे हुए कि वो उसको नीड बेस्ड अब हम खर्च कर रहे हैं। जैसे मिसाल तौर पे कल हमारी ठट्टा में एक डिस्ट्रीब्यूशन हुई है कोई 200 फैमिलीज की। हमारी आने वाले हफ्ते एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बिल्कुल नीड बेस्ड हम चल रहे हैं कि हमें पता है कि कहीं ख़ास इलाके में, ख़ास हल्के में ज़रूरत है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर अब हम कर ये रहे हैं कि हम कुछ अपनी अच्छे लोगों के साथ मिला के और उनसे कहते हैं कि जी जिम्मेदारी आप लें कि आप वहाँ पर बांटेंगे। वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, उनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ मंगवा लेते हैं, उनको फ़ोन करके वेरीफाई करते हैं
कि आपको मिल गया आपका राशन, तो तमाम जो प्रोटोकॉल है उसको ये चेंज आया है पहले में और अभी, और ये चेंज आया है कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है, और ये चेंज आया है कि अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अल्लाह ना करे जब हालात अगर दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएंगे या कोई जैसे इसी तरह नीड बेस चलता रहेगा तो महीना अभी 2-3 महीने लग रहा है कि ये सिलसिला चलेगा, तो 2-3 महीने में फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंच जाएंगे, बजाय इसके कि उसको वेस्ट करें एकदम से सारे पैसे को और बस बांट बूट के खत्म करें। इससे बेहतर है कि जहाँ जरूरत है वहाँ देते रहें हर हफ्ते, और थोड़ा सा प्लान कर लें, उसको बेहतर प्लानिंग के साथ करें। अब ये जो आपने बात कही कि जहाँ हमने हम नीड के बेसिस पे ऑपरेट कर रहे हैं अब, तो जो आपने ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, जो आपने काम भी शुरू किया, वो भी आपको लगा कि उसकी नीड थी या ये आपका अपना पैशन था? आप ऑरेंज ट्री फाउंडेशन की बात कर रही हैं? ऑरेंज ट्री फाउंडेशन की बात कर रही हैं। So now we're not talking about COVID relief or what, but we are not talking about COVID relief, but I'm talking about your perspective of stepping in, intervening, कि जो ऑरेंज ट्री काम करता है और जिस तरह से आप उसको पूरा लेकर चले हैं शुरू से, जो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे भी, और because it's a lot of work, so you know, it's not something, it's not a career, it's not something that brings you a lot of glory, you know, जैसे होता है कि भाई मेरा करियर सक्सेसफुल हो जाए, प्रोफेशनली मैं बड़ा जाना जाऊं, मेरी पोजीशन हो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। आपका जो ये एक तरह का इंटरवेंशन ही था ना, जहाँ ये ये गैप है, ये लैग है। What is your philosophy of it is something I'm interested in. ऑरेंज ट्री फाउंडेशन जो है वो जब हमने बनाया तो उसके बनाने से पहले असल में हम एक उसकी थोड़ी सी 2-3-4 आई थिंक मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऑरेंज ट्री फाउंडेशन बना। पहला फैक्टर तो ये है कि मेरे जैसे और जो लाइक माइंडेड लोग थे जिन्होंने मिलके बनाया ऑरेंज ट्री, वो हम सब का ये था कि हम कुछ अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो तो कम से कम करें, ताकि हम उनमें से ना हो जो हर वक्त एक, आपको पता है कि whenever you go to a wedding or a party, it's sort of an expected thing कि भाई टेबल पे गपशप के साथ कंप्लेन करते हैं लोग कि ये हो रहा है, वाइन करते हैं, नेगेटिव बातें होती हैं कि उसने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया। हम सबको ये होता था कि हम खुद क्या कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में, क्या हम कोई मतलब है, ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है हम स्टेट लेवल पे नहीं कर सकते, मगर अपनी इनफरादी तौर पे कुछ ना कुछ तो हर कोई कर सकता है। तो एक तो चीज़ वो फैक्टर थी हम सब में, देयर वाज दिस नीड एंड सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ बैगेज ऑन आवर हार्ट्स के कुछ ना कुछ तो करें ना अपने लिए, ताकि कल को हम उस कतार में तो नहीं खड़े हुए हो कि जी बातें भी कर रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं ऑलरेडी जो है वो चिल्ड्रन कैंसर फाउंडेशन में और फ्लड्स में खासा हमने काम किया दोस्तों ने मिलके, और चिल्ड्रन कैंसर फाउंडेशन के साथ बहुत एक्टिवली मैं काम कर रहा था, जो कि इंडस हॉस्पिटल का हिस्सा बन गया है पिछले 7-8 साल। तो वहाँ से भी जो एक आप जब ऐसे जुनूनी लोगों में उठने बैठना शुरू कर देते हैं तो आई थिंक वो एक जरासीम जब आपके अंदर आ जाते हैं ना, तो फिर वो आपको एक लत लग जाती है कुछ काम करने की। सो उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि हम एक फंड रेजर, हमने काफ़ी बड़े लेवल पे एक फंड रेजर हम कर रहे थे फॉर चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल। तो ज़ैबिस्ट के कुछ स्टूडेंट्स थे जो वॉलंटियर कर रहे थे, ज़ैबिस्ट के अंडर ग्रेड प्रोग्राम के कुछ स्टूडेंट्स थे। अच्छा, उसमें हम जारी बात है बच्चे थे और बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करने में, दे वर वॉलंटियरिंग फॉर अस। तो एट द एंड ऑफ द इवेंट दे केम टू मी एंड दे सेड के उमर भाई, वी वांट टू डू समथिंग, एंड यू नो लाइक एवरी अदर स्टूडेंट, हमारे पास फाइनेंसेस का इशू है, मेंटरशिप का इशू है, हम कुछ अपने हाथों से कुछ करना चाह रहे हैं। सो आई टोल्ड देम ओके व्हाई डोंट यू जॉइन चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल। तो दे सेड के नो वी वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू जॉइन किरण फाउंडेशन।
और तो कहने लगे कि नहीं, हमें खुद से कुछ करना है, तो और एजुकेशन के लिए करना है। अच्छा, किरण फाउंडेशन का जो मॉडल था वो बहुत हमारे सबके दिल के नज़दीक था, क्योंकि उसमें जो एक सबसे ख़ास चीज़ थी जो हमें सबसे अच्छी लगती थी, वो ये कि जब हम सदका या ज़कात करते हैं तो उसमें क्वालिटी डिटेरियोरेट होने की कोई एलिमेंट नहीं था किरण में। मतलब उसमें ये था कि जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं वही आप दूसरे के लिए पसंद कर रहे हैं। I think that was the most beautiful thing that we experienced at Kiran. So I told them, "Okay, why don't you get in touch with Mrs. Sabina Khatri, and why don't you contact her and get to know more about the program? And if it suits you, then probably we can start something similar." तो फिर वो उनके पास गए, शी ओपन हर डोर्स टू दिस टीम। वो वहाँ जाके उन्होंने सारा कुछ देखा दिखाया, एंड दे वर really impressed by the entire program, the thought behind it, and the efforts made for that program. तो फिर जब वो वापस आए, उन्होंने कहा ऐसा कुछ करना है हमें भी। तो फिर हमने ये करा कि हमने उसको थोड़ा सा और थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, कि थोड़ा और उसमें कि किस तरह हम जो मज़ीद उसमें क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि भाई एक जो स्ट्रगलिंग फैमिली होती है, फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फैमिली होती है, उसके जिस तरह लाइक एनी अदर प्रिविलेज फैमिली, क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि जी आपके घर में आपकी टेबल पे मील्स हो, आपके एजुकेशन हो आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए हेल्थ केयर हो, और अल्लाह ना करे कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो आपके पास, कोई ऐसा रिसोर्सेज हो कि आप संभाल सके अपने आप को। सो हमने कर ये दिया कि जो भी फैमिली इनरोल होगी ऑरेंज ट्री पे, तो उसको हम एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी देंगे मेन स्ट्रीम, और हम उसको उसी फैमिली को जो है वो हेल्थ केयर भी देंगे, क्वालिटी हेल्थ केयर। उसी फैमिली को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, अगर माँ बाप में से या माँ या बाप या किसी को अगर सिंगल मदर है या विडो है, किसी जो भी उनके सरपरस्त हैं बच्चे के, अगर अल्लाह ना करे जॉब छूट जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उनको कोई और वजह हो जाती है, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, तो ये हमने उस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज कमिटेड टू ईच एंड एवरी फैमिली दैट वाज एनरोल्ड एट ऑरेंज ट्री फाउंडेशन। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, और आपको पता है कि अकेला आदमी तो बिल्कुल भी कोई कुछ काम नहीं कर सकता। सो इवन दो आई वाज विद दीज स्टूडेंट्स, ये कुछ 40 जुनूनी स्टूडेंट्स का ग्रुप था, 30-40 थे ये लोग, और सरफिरे थे और बहुत खूबसूरत बहुत प्यारे बच्चे थे। इनकी वजह से दे पुश्ड मी दिस फार कि भाई इसको बनाना है। और फिर ये हुआ कि मैं अपने बड़ों के पास गया और मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट स्टार्ट दिस। व्हेन दे सेड कि नो वी आर विद यू, इट्स अ ब्रिलियंट प्रोग्राम, यू शुड गो अहेड। तो वंस आई हैड सपोर्ट फ्रॉम माय मेंटर्स एंड माय सपोर्ट टीम, तो फिर मैंने इनसे कहा जी चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सो वी स्टार्टेड in 2011 with 8 families and with 8 students, actually 8 families ही हुई, लेकिन आज इस साल तकरीबन हम कोशिश कर रहे हैं कि 335 पे पहुंच जाएं after 9 years. So from 8 now we're all reaching 335 inshallah ta'ala in coming 8 to 10 months inshallah ta'ala. Right now I think we have almost 250 students enrolled in the program. तो ये इस तरह शुरू हुआ और फिर बढ़ता चला गया। मुझे एक चीज बताइए उमर, कि आप हमेशा से ऐसे ही थे कि कैंसर हॉस्पिटल में आपने के लिए आपने काम करने का सोचा? अगर और पीछे कॉलेज में चली जाएं तो उस वक्त भी आप इसी तरह पार्टिसिपेट करते थे, इसी तरह was it something that came naturally to you, or is something that you learned, or did something happen कि one day you thought कि यार ये क्या मैं कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, happens ना कि मैं डॉक्टरी कर रहा था या मैं एडवर्टाइजिंग में था, सडनली मैंने कहा यार ये क्या, मैं आई विल गो एंड देखिए मैं बचपन से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बचपन से ही मैं सोशल वर्क की तरफ लगा हुआ हूँ,
लेकिन डेफिनेटली a big part of me was all, you know, there was always an inclination towards doing something good for people. I remember that when I was, I think, 12 or 13 years old, I used to volunteer for Kidney Center. Then I volunteered for Walker Cause, and फिर इसी तरीके से and I had many great people around me. मिसाल के तौर पे TCF जब बन रहा था, सो जो मेरी मैटरनल साइड की फैमिली है, तो वो देर वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ TCF, तो वो आपको पता चलते रहती थी चीज़ें. फिर किडनी सेंटर में जो आज भी जो मेरे मेंटोर हैं सईद मोतीवाला साहब, वो उनके साथ आई स्टिल रिमेंबर कि मैं 13 साल का था, 14 साल का, तो हम रमज़ान में तरावी पढ़ने के बाद हम जाते थे. उस वक्त डॉलमेन मॉल जो तारिक रोड है वो इनॉग्रेट हो रहा था, तो वहाँ पर हम, उन्होंने नीचे का अपना ग्राउंड लेवल हमें दे दिया था एंट्रेंस, और उन्होंने कहा था यहाँ वो किडनी सेंटर के लिए जो है, हम वहाँ रोज़ तरावी के बाद हम सब वहाँ जमा होते थे, 4, 6, 7 लोग, और वहाँ पर हम टेबलें सेट करते थे, कपड़े बिछाते थे, और उसके ऊपर हम किडनी सेंटर के लिए फंड रेजिंग करते थे, चीज़ें रखते थे, बेचते थे रमज़ान में. तो इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में तो हम लगे रहे किसी न किसी तरह. बट ऐसा नहीं था कि मैं कहूँगा कि जी मैंने कोई बहुत ही बड़ा कोई काम कर दिया बचपने में. बट जो असल, आई थिंक, मुझे जो इसका लत लगी है, जो असल मैं इसमें डाइव करा हूँ इस चीज़ में, वो मैं करा हूँ जब फ्लड्स आए थे. तो जब फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, तो उस वक्त जो मेरे वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड्स एंड माय मेंटोर सलीम तबानी साहब, who is also on the board of Indus Hospital, वो जो है ना मुझे लेके चले गए शिकारपुर, सिंध, इंटीरियर सिंध. तो जनाब मैं वहाँ शिकारपुर में जाता था, हर हफ्ते वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करवाता था. 1500 लोग होते थे. हमने उनको वहाँ पर शेल्टर पहले दिया, फिर उसके बाद उन फैमिलीज को यानी सेटल करा, फिर उसके बाद रिहैब तक लेके गए, उनके घर वर बनवा के दिए उन फैमिलीज को. अच्छा, वो पूरा जो 3 महीने का एक्सपीरियंस था, मतलब मैंने अपने आप को इतना पुश ज़िंदगी में नहीं किया जो मैंने उस वक्त पुश किया है. एंड इट वाज सच अ पेनफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने, जैसे कहते हैं ना, आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे होते हैं कि नहीं मैं और मेहनत करनी है और करना है, और वहाँ पर इतना तकलीफ में लोग थे, तो उसकी वजह से शर्म भी आती थी कि कैसे मैं डिसकंटिन्यू करूँ. लेकिन और सलीम भाई जो हैं, सलीम तबानी, वो जो हैं वो ऐसे रोल मॉडल हैं कि जैसे कहते हैं ना, आपका उस्ताद जो होता है वो अगर दौड़ रहा है तो आप कैसे पीछे रह जाएं, तो आपने भी साथ साथ दौड़ना है. बस शर्म के मारे उनके साथ देने के चक्रों में मेरी वो, जैसे एक आर्मी ट्रेनिंग होती है ना, एक कैडेट ट्रेनिंग होती है, तो मेरी उन दोनों वो ट्रेनिंग ऐसे हुई कि 3 महीने, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, कभी मुझे लगाए रखा अपने साथ. तो फिर उसके बाद चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल में भी उनके साथ लगा रहा मैं, उसमें भी खूब काम किया माशाल्लाह, फंड रेजर्स किए, कैंसर, जो बच्चों के कैंसर के लिए जो वॉलंटियर करना होता है, फंड रेजिंग करनी होती है. सो उस, जो आपका सवाल है कि बचपन से ही ऐसा था, तो मैं ये नहीं कहूँगा बचपन से ऐसा कोई खास मैंने काम नहीं किया, लेकिन यह है कि सलीम तबानी साहब, सईद मोतीवाला साहब, इनकी वजह से मैं कहूँगा कि मुझे मौका मिला ये काम करने का, काम सीखने का. और फिर जब काम, अपना कुछ काम अपने हाथों से शुरू करने की जब अल्लाह ने मौका दिया, तो फिर किरण का मॉडल जो हमें मिल गया, अल्लाह ने वो एक ज़बरदस्त चीज़ कर दी हमारे लिए. वरना मैं आपको एक बात में ऐड करना चाहूँगा कि देखें, मुझे बहुत खुशी है, अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि हमें एक किरण का मॉडल मिला रेप्लिकेट करने को, क्योंकि 2-3 चीज़ें मुझे बहुत मेरे दिल के करीब हैं, जो हमेशा जो मैं कभी भी, आपकी एक यार्ड स्टिक होती है ना, जहाँ से आप अपना काम करते हैं और आप सोचते हैं कि भाई इतना तो करना है, दैट्स द हॉलमार्क ऑफ जो भी आपने काम करना है. सो एक तो ये होता है ना कि जब आप सदका कोई कर रहे होते हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है चीज़ की, चाहे वो आप कोई नोट दे रहे हो किसी गरीब को, तो आपका गला सड़ा नोट आप दे रहे होते हैं कि यार ये चलो ये सदके में दे देते हैं. आप कोई कपड़े दे रहे हो तो जो फटे हुए होंगे, यार ये सदके में दे देते हैं. खाना आपका बू आने लगेगी तो आप कहेंगे यार ये सदके में दे देते हैं. तो इसी तरह जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे होते हैं सरकारी स्कूलों में, हमारा एक, इतने हम डिसेंसिटाइज हो गए कि हमारे लिए ये कि जी ये 500 रुपये या 1000 रुपये की जो उसकी फीस है,
वो इसके लिए बिल्कुल ठीक है, इस बच्चे के लिए जिसको हम पढ़ा रहे हैं। चाहे हमारा अपना बच्चा जो है वो 24,000 रुपये वाले स्कूल में जा रहा होगा, बट अगर हमने किसी गरीब को पढ़ाना है तो उसको 1000 वाले स्कूल से ज़्यादा उसकी औकात ही नहीं है पढ़ने की। ये एक हमारा अनफॉर्चुनेटली है डिलेमा जी। तो किरण का मॉडल रेप्लिकेट करने में वो तमाम चीज़ें जो है वो अटेंड हो गई, अल्लाह का शुक्र एहसान कि जो जैसे जो जो इतनी बड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा योर फेथ इज नॉट कंप्लीट अंटिल यू चूज फॉर योर ब्रदर व्हाट यू चूज फॉर योरसेल्फ। सच अ स्ट्रॉन्ग हदीस। मैं मतलब है अगर आप इसका एसेंस देखें तो ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप अगर नोट खराब है तो आप सदका नहीं कर सकते, मैं ये भी मना नहीं कर रहा कि अगर कपड़े पुराने हैं तो आप सदका नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे तालीम है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब ऑरेंज टी के लिए हमने फंड रेजिंग शुरू करी, बिल्कुल शुरू तो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। कितने सवाल आता था जी कितने पैसे चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो हम कहते थे 1.5 लाख रुपए चाहिए साल का। तो कहते थे 1.5 लाख एक बच्चे के लिए? हम कहते जी बिल्कुल एक बच्चे के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो सामने से हमें जवाब देते थे कि इसमें तो हम 10 बच्चे पढ़वा लें। तो उनको हम जवाब देते थे जी कि दर्जन का हिसाब नहीं है। तो मतलब आप सोचें कि ऐसे ऐसे माइंडसेट को आदमी कैसे, तो फिर हमने करा ये कि हमने उन सारे देखें, हमें ये इत्मीनान हुआ कि जो काम अल्लाह ताला ने करवाना है वो तो होगा ना, प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। एक हमने सब में आज भी हमारा जो पूरा बोर्ड है, वी हैव आवर ईमान ऑन दिस कि अल्लाह पर ना ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, ना हमने घर कोई तनख्वाहें लेके जानी है, ना हमने इसमें से 1 रुपए आज तक निकाला ना निकालना है अपने लिए। तो फिर हमें डर नहीं है। जो सबसे खूबसूरत चीज़ है मैं समझता हूँ ऑरेंज टी को, जो जिसकी वजह से उसमें बरकत अल्लाह ताला डाल देते हैं कि उसमें जब अपना पेट इससे नहीं भरना तो फिर डर खत्म हो जाता है। फिर तो बेहतर ही होना है ना, चाहे वो एक बच्चे को आपने पढ़ा दिया, चाहे आपने 1000 बच्चों को पढ़ा दिया, फिर तो अल्लाह ने बेहतरी की तरफ ही लेके जाना है। सो आदमी अच्छा अपने लिए गोल सेट करे और फिर मेहनत अपनी पूरी करे और फिर अल्लाह पे छोड़ दे। जो ऑरेंज टी हमने 8 बच्चों से शुरू करा था, आप यकीन करें विद ऑल माय ऑनेस्टी, मैंने कभी मेरा ख्याल था कि हमने 8 या 10 या हद से 20-25 बच्चों को ही रखना है और उसके अलावा हमने बढ़ना ही नहीं है। ये आई वाज वेरी कंप्लेसेंट विद दैट। तो मुझे कोई शौक नहीं था बड़ा करने का इसको, लेकिन बिकॉज अल्लाह हैड अ डिफरेंट प्लान, बढ़ गया। ये है। और क्योंकि उसकी इस काम के लिए स्पेस इतनी है ना, इतनी कमी है, तालीमी इदारों की, तालीम के मौक़ों की इतनी कमी है कि अगर किरण फाउंडेशन को तो लाखों में रेप्लिकेट होना चाहिए, तब कहीं जाके शायद कुछ रिलीफ की सिचुएशन बननी शुरू हो। लेकिन ये मेरा सवाल है एक वैसे ही, बिकॉज यू बिलोंग टू द बिजनेस कम्युनिटी, राइट? है ना? मेरा ये सवाल है वैसे ही आपसे, अदर देन व्हाट यू आर डूइंग, कि जब हम इस तरह एक भाई तालीम हमारे आइन के मुताबिक तालीम स्टेट का काम है। स्टेट का काम है कि वो तमाम बच्चे, हर बच्चे का हक है कि उसको तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट और गारंटी के साथ प्रोवाइड की जाए। अच्छा, स्टेट ने तो नहीं करना, वो तो उसके बजट के एलोकेशन से ही पता चल जाता है कि कितनी नियत है तालीम आगे पहुंचाने की। जब हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें स्टेप इन करती हैं, और चाहे वो तादाद में कितनी ही क्यों ना हो जाएं, क्योंकि लुक एट द काइंड ऑफ एफर्ट दैट यू गाइस हैव टू मेक। आप कॉन्स्टेंटली फंड रेजिंग कर रहे होते हैं, आप कॉन्स्टेंटली कोई और काम भी कर रहे होते हैं, क्योंकि बहरहाल रोजी तो कमानी है, कहीं से तो आएगी। हमारी टेबल पे भी रोटी कहीं से तो आएगी, तो हम सब कहीं कुछ और काम कर रहे हैं। फिर ये एक पूरा कहना चाहिए लाइफस्टाइल बन गया है आपका। अब इससे देयर इज नो स्टेपिंग आउट ऑफ दिस, यू कांट गेट आउट ऑफ दिस अलाइव, यू नो। तो जब हम इसमें ये इस तरह से स्टेप इन करते हैं और हम स्टेट से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, अब वो सब हो गए
पहले ही कंप्लेसेंट थे बिल्कुल ही, माशाल्लाह अब तो बेहोशी में जा चुके हैं कि यार ये लोग सब है ना, ये तो कुछ ना कुछ तो ये कर ही रहे हैं, और ये तो कुछ कहीं ना कहीं चलो 5, 8, 700 बंदा ऐसा पैदा कर लेंगे जो माशरे को चलाता तो रहेगा, मुल्क चलता रहेगा, है ना। मुल्क तो लोग चला रहे हैं और एक्चुअली आप पैदा कर रहे हैं, आपकी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पैदा कर रही हैं, या अखवत फाउंडेशन पैदा कर रही है, या किरण फाउंडेशन पैदा कर रही है, जो कंपैशनेट लोग जो एक्चुअली वो मेकिंग इट वर्क। तो जब हम इस तरह से स्टेप इन करते हैं और हम स्टेट से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, क्या ये इसका हल है? और हम स्टेट को दोबारा नहीं कहते या उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं डालते, या क्या ये हमारे काम का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट को बार बार ये साथ साथ याद भी कराते रहें कि हम कर जरूर रहे हैं दोस्त, लेकिन ये काम तुम्हारा था और अभी तुम्हारा ही है, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? या हम सिर्फ अपना काम करते रहें बस? देखें, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, ना हम कभी स्टेट का लेवल पे काम कर भी नहीं सकते हम, क्योंकि जो उनके पास फंड्स हैं, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो हमारे पास कभी हो भी नहीं सकती। तो एक बात तो ये है कि वो देयर आर नो टू व्यूज ऑन दैट व्हाट यू हैव जस्ट सेड, 100% एग्रीड। बट हैविंग सेड दैट, बात यह है कि आपके और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर हमने नहीं करना तो होगा नहीं, अगर हम सब भी हाथ छोड़ देंगे तो होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं कहूँगा कि इट्स नॉट ऑल नेगेटिव। द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज कि एटलीस्ट अब ये हो ये रहा है कि जी जब उनको एक सॉर्ट ऑफ एक एडमिशन है कि हाँ जी हमारे तरफ से ये एजुकेशन में काम हो नहीं सक रहा, सो अब हो ये रहा है कि अब वो जैसे किरण को दे दिया या अखुवत को दे दिया या किसी XYZ को दे दिया कि जी तो अडॉप्ट कर लो, अडॉप्ट कर लो, और वो कम से कम उसमें एक जो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल फैक्टर है ज़मीन का, बिल्डिंग का, वो ये ना आप पहले आजकल के अगर आज आप बनाने जाते हैं किसी समझ लीजिए नॉट रिलेटिवली चीपर एरिया में भी अगर आप बनाने के लिए जाते हैं, कुछ स्कूल है चीज़ें, तो आपको 10-20 करोड़ रुपए से कहीं कम नहीं पड़ेगी ऐसी चीज़। सो कम से कम ये है कि आपको लैंड और बिल्डिंग वो तो आपको आपके पीछे पड़ के जी, एक तो आज तो आपके पीछे पड़े हुए कि जी हमें भी 2 या 3 हमें भी जगह ऑफर हुई थी, तो हमने तो कहा कि जी हमें जो है वो जो मिसेस सबीना खत्री वाला हमें जिगर गुर्दा नहीं है, तो हमने कहा जी हम तो नहीं कर सकते, हर आदमी में इतना सब्र नहीं है, ना वो इतना अपने सर पे बोझ ले जा सकता। तो मैंने कहा मैं तो शायद दूसरे दिन लड़कर आ जाऊंगा वहां से। सो मैंने कहा हम नहीं कर सकते, आप अपना स्कूल अपने पास रखिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही भी है, बहुत 99% बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन 1% में ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल जैसे एक बहुत अच्छा एक भी इनिशिएटिव एक और शुरू हुआ है नाज़िमाबाद में, आई थिंक है, जो शहजाद रॉय साहब की बीवी हैं सलमा, उन्होंने स्टार्ट किया है, एंड दैट प्रोग्राम इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। रीज़न बीइंग के जो उन्होंने वो जड़ को सही कर रहे हैं, जो असल जड़ है, वो जड़ क्या है कि आपके जो टीचर्स हैं, जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स आपके पास हैं, वो उनको ठीक कर रहे हैं। सो दे आर ट्रेनिंग द टीचर्स नाउ। और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के साथ जो मिलके वो बेसिकली उन्होंने भी अडॉप्ट किया है, और वो 4 साल का B.Ed का प्रोग्राम है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो उसमें एंड द मेन फोकस इज टू ट्रेन टीचर्स, तो that's also a good initiative. जब हम क्या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे पूछ रही हूँ सिर्फ कि जरूरी नहीं है कि वो किया जाए या हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे अभी आपने जिक्र किया, सलमा अपना काम कर रही हैं, सबीना अपना काम कर रही हैं, डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, क्या ये नहीं हो सकता कि एक कोई नेटवर्क हो ऐसा इन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो कि है इनफॉर्मल, लेकिन एक ऐसा नेटवर्क हो जो कोई प्रेशर ग्रुप का काम भी कर सके, इन द सेंस कि मेरा ख्याल है आप सब बेसिकली इंटरवेंशन के उस पर ही काम करते हैं,
ग्राउंड्स पे। अभी कोविड आया, सैलाब आता है, आप इंटरवीन करते हैं, जलजला आता है, आप इंटरवीन करते हैं, वबा आती है, आप इंटरवीन करते हैं, तालीम का क्राइसिस है, आप इंटरवीन करते हैं। आप लोग एक तरह का कहना चाहिए एक पैरेलल सिस्टम सा बन गए ना, जिसके ऊपर फिर आपका स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर धड़ करके गिर जाता है। एवरी टाइम दे डोंट नो व्हाट टू डू, कहते हैं अच्छा ये तो अच्छा कर रहे हैं, चलो चलो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों का आपस में एक ऐसा नेटवर्क हो, जितना डेटा आप लोगों ने जमा किया था इस दफा, उतना स्टेट के पास ना ऑथेंटिक था डेटा, ना इतना वो जमा कर सके, बिकॉज ऑब्वियसली ओवरनाइट तो कहाँ से आप इतना क्वालिफाइड या ईमानदार आप वर्कर कहीं से एम्प्लॉई पैदा कर लेंगे जो इतनी तनदही से काम करेगा जितना आप लोग करते रहे हैं ओवर द इयर्स। फिर आपका डेटा इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी वाह हो जाती है, यू नो। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसा नेटवर्क हो जो एक प्रेशर ग्रुप का काम करे, जो गवर्नमेंट को बार बार एक ट्रैक पे वापस लाने के लिए भी एक फोर्स की जरूरत होती है ना? तो हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि हम सब आपस में भी एक प्रॉपर नेटवर्क बनाएं असल में कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट? देखें, इसमें 4-6 चीजें हैं समझने की। पहली बात तो ये है कि जैसे ईद ही हो गया, सैलानी हो गया, इन्होंने पूरा साल जो है वो ये रिलीफ वर्क में होते हैं और खाना खिला रहे हैं, लोगों को जाने बचा रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इनके पास जो है वो एक डेफिनेटली ये वो इदारे हैं जो जिनको डेफिनेटली ये वो प्रेशर, जैसे आप कह रही हैं, प्रेशर ग्रुप एक बनाना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए। अच्छा, इसके बरक्स जैसे ऑरेंज ट्री हो गया या ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के अलावा और इसकी तरह के इदारे हो गए, हमारा क्योंकि मेन एजुकेशन पे तो डेफिनेटली हम एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं। अब अगर आप एजुकेशन की बात को ले लेते हैं, एजुकेशन में चीज़ ये है कि जितनी मेहनत हम अपने काम के लिए करते हैं, मतलब मैं अपनी दिस आई मे बी टोटली रॉन्ग बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि आई पर्सनली फील that if I have to put in, let's say 50% effort in something, अगर मैं उसमें अपना ये भी काम अपने काम का हिस्सा बना लूं कि अब मैंने ये प्रेशर ग्रुप वाला काम भी करना है और मैंने चीज़ें भी करनी है। मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं और उसकी वजह से मैंने फिर उस तरफ गया नहीं हूँ। पहली चीज़ ये कि उससे आपके अपने कामों में जो आसानी से आप अपना चुपचाप काम कर रहे हैं वो फिर होगा नहीं। You will there will be hindrances, there will be obstacles, and you know what I mean. So एक तो बात ये है कि वो आप जो सुकून से अपना काम कर रहे हैं ना, खामोशी से, तो वो एक तो उसमें आपकी मुश्किलात आनी शुरू हो जाएंगी, नंबर 1, क्योंकि किसी के लिए आप अच्छे होंगे, किसी के लिए आप बुरे होंगे। नंबर 2 ये कि बहुत दफा प्रेशर ग्रुप्स में जो सबसे ज्यादा जब कमजोर पड़ता है प्रेशर ग्रुप, वो तब पड़ता है कि जब आप 3 या 4 का कंसोर्टियम को लेके आप जाते हैं काम करने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट को, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, किसी लेवल पे भी आप अपना काम कर रहे हैं, उसमें आप बहुत दफ़ा यहाँ ज़्यादातर चीज़ें कमज़ोर तब पड़ी हैं जब वो प्रेशर ग्रुप ही जो है वो डिस्पर्स हो गया है। जी, तो आप 5 लोगों के साथ गए, आपको पता लगा कि जी 3 तो अब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे उसमें, अब 2 रह गए, तो आप ये तो एक जिहाद है, ये एक तहरीक है। सो या तो तहरीक और जिहाद में या तो सब फिर डटे रहें, और जब नहीं डटे रहते तो फिर जब डिस्पर्समेंट होती है उस पूरे ग्रुप की, तो फिर आदमी कहता है कि देखो मैंने 2 साल भी बर्बाद कर दिए। और एक तरफ तो आपको वो ऑब्स्टिकल्स अपनी जगह मिल रहे होते हैं, और फिर जो आपका अपना प्रेशर ग्रुप है उसकी डेडिकेशन, उसका जो जज्बा है, क्या वो ऑप्टिमम लेवल पे है सारे वो जो चाहिए, जिसमें मुश्किलात भी सामना करने के लिए वो होता, आपको मिलता नहीं है इन मोस्ट केसेस। मैं नहीं कह रहा, मैं जैसे मैंने कहा था कि आई मे बी टोटली रॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो आपने कहा वो 100% आप सही हैं, कोशिश करनी चाहिए। बट ऑरेंज ट्री फाउंडेशन जो है वो सब बहुत छोटा इदारा है, ऐसी कोई
वी आर नॉट मूवर्स एंड शेकर्स। तो उसमें जो बड़े लेवल पे हैं, आई एम श्योर वो ऑलरेडी करते होंगे माशाल्लाह, जैसे अखुवत है या TCF है, आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग समथिंग टू क्रिएट प्रेशर। अच्छा, ऑन अ पर्सनल लेवल, बिल्कुल अपनी जात के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब स्टार्ट किया था काम करना और आज, अपने अंदर आप क्या तब्दीली पाते हैं? देखें, जब काम स्टार्ट करा था और आज में जो सबसे बड़ी तब्दीली जो आई है, जो मैंने फील करी है, वो ये कि पहले मैं टारगेट कुछ सेट करता था तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेट करता था, और जो भी मेरा विजन होता था वो मैं अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस के हिसाब से करता था। फिर बाद में मुझे 2-4 साल के बाद अकल आई कि मेरी कैपेसिटी का इसमें कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो अल्लाह ताला ने बरकत डालनी होती है और लोग जुड़ जाते हैं। इस शहर में, इस मुल्क में इतने लोग काम करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको छोटी सी 2-3 मिसालें दूं और उसके बाद मैं फिर वापस आपके सवाल पे आऊँगा कि ये पोजीशन है कि ऑरेंज ट्री बना। फिर ऑरेंज ट्री बनने के 2-3 साल के बाद एक हमारा दोस्तों का ब्रदर्स ग्रुप बना। और जो ब्रदर्स ग्रुप क्यों बना कि उसमें हमारे जो ऑरेंज ट्री के साथ जो मेरे साथ दोस्त मिलके काम कर रहे थे, हमने कहा कुछ फ्लेवर चेंज करना चाहिए। बस सारे वक्त एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, कभी इंडस हॉस्पिटल के लिए भी करना चाहिए, कभी जो है वो लियारी अस्पताल के लिए भी करना चाहिए। सो हमने एक ग्रुप बनाया, हमने कहा कि यार हर महीने इसमें कुछ सदका डालेंगे और फिर फंड रेजिंग करेंगे। किसी को अगर मेडिकल का इशू होगा तो उसके लिए भी फंड रेजिंग करेंगे। तो आप यकीन करिए कि 50-50 लाख रुपए का अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और हम लोग व्हाट्सएप में अपने सर्कल्स में निकालते हैं, बिलीव मी कि 2 से 3 घंटे लगते हैं और वो 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन? इसका क्या मतलब है कि जो मेरा विजन या मेरी कैपेसिटी तो चली गई कहीं बाहर। ये तो अल्लाह की, तो सिर्फ अल्लाह की मदद है और कुछ भी नहीं है कि लोग जुड़ जाते हैं। और तो मैं नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मेरे में क्या चेंज आया या मेरे में इन 10 सालों में, या कि देखें, एक तो मुझे ये यकीन आ गया, इस पे ईमान हो गया कि बड़ा सोचो और फिर उसके लिए मेहनत करो। और ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जो आपने अपने ख्याल में बड़ा सोचा होता है ना, वो भी छोटा ही होता है, उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो इतना ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है कि आपका तस्वर नहीं होता कि देखो हर साल हम सोचते कुछ है कि चलो इस साल 20 स्कॉलरशिप्स बढ़ाएंगे और फिर वो 75 हो जाती हैं, फिर वो 100 हो जाती हैं, ठीक है। तो और 25 भी अपने ख्याल में बहुत हमने तीर मारा होता है कि यार इस दफ़ा 25 बढ़ाते हैं, 30 बढ़ाते हैं। सो एक तो इस पे इन 10-12 साल में एक तो इस पे ईमान आ गया कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, बड़ा सोचो और बड़े के लिए कोशिश करो और अल्लाह ताला उससे बड़ा भी करवा देता है। नंबर 1। नंबर 2 कि नाउ दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल, बट ये कि मैं, आपने पूछा है तो मैं इसका जवाब सच देना चाहिए कि मेरी अपनी एंड मे बी आप अभी जिन खातून के साथ थी हो क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा, उनका मुख्तलिफ स्टाइल है काम करने का, तो मेरा बहुत मुख्तलिफ स्टाइल है। मेरा दिल चाहता है कि जब मैं इंटरव्यू करता हूँ किसी फैमिली को, मैं सबसे पहली और आखिरी चीज़ उस फैमिली में ये देखता हूँ कि उनके अंदर कितना जज्बा है के साथ चलने का, अपनी मदद आप करने का। और अगर क्योंकि एक फैमिली ऐसी होती है जो कि सिर्फ उनको चाहिए होता है कि बस आप उनको हेल्प करते रहें और आप उनको डोनेशंस देते रहें और वो बस बैठ के खाते रहें और आगे देते रहें, बस आप एक ब्रिज बन जाएं। और कुछ फैमिलीज होती हैं जो कि आप दंग रह जाते हैं कि उनके सैक्रिफाइसेस पे, उनकी डेडिकेशन पे, मतलब है आपका दिल चाहता है कि आप कुछ करें उन लोगों के लिए। सो हमारे पास ऑरेंज ट्री फाउंडेशन पे अगर आप देखें कि 75 लेट से 75 स्कॉलरशिप्स हैं। कराची जैसे शहर में जो 2.5 करोड़ की आबादी है, 75 क्या नंबर है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो मैं थोड़ा सा इस चीज़ में स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। एक तो मेरे पास लोगों की अमानतें हैं, वी हैव डोनेशंस फ्रॉम पीपल,
एंड दे शुड गो टू द बेस्ट फैमिली, ठीक है, जो कि उस क्राइटेरियन पे फॉलो करे। सेकंड चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आज आपके पास कोई फैमिली आई है जो कि बिल्कुल आपको प्रॉमिसिंग नहीं लग रही, तो आपने सिर्फ इसलिए कि भाई आपने अवार्ड करनी है स्कॉलरशिप, आप दे के फारिग हो जाएं। हम एक अमेजिंग फैमिली का इंतजार करते हैं, और जब हमें वो मिल जाती है तो फिर दिल को इत्मीनान होता है कि हमने उसको दिया। कैन आई शेयर वन स्टोरी विद यू? Absolutely. You can share as many as you like. देखें, कोविड-19 के बाद जब से हम ये 2 हफ्ते से घर पे बैठे हैं, तो अब हमारा सारे इंटरव्यूज, एडमिशन्स के, वो भी सब जूम पे चल रहे हैं। सो हमने रिसेंटली कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज करे, कोई 15-16 स्टूडेंट्स के, इसी तरह आधे घंटे के इंटरव्यूज हुए। उसमें जो सबसे मुझे अच्छा लगा, जो एक इंटरव्यू जिसने जो मैं अपने बच्चों के साथ मैंने शेयर किया, अपनी बीवी के साथ शेयर किया, आपके साथ भी शेयर इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें शेयर करनी चाहिए ईमान ताज़ा करने के लिए। एक लड़की जो है 26 ईयर ओल्ड वुमन, उसने मुझे बताया कि अब ये इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, सो उसने बताया कि वो विडो है, 26 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट। पता ही चला कि अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि वो सिर्फ हमारे पास स्कॉलरशिप के लिए आई है, अभी उसने ना कोई कुछ मांगा, ना वो मांगना चाह रही है हमसे। तो अभी स्कॉलरशिप के लिए शी वाज मेंटेनिंग अ CGPA ऑफ 3.7। तो उनसे बातचीत शुरू हुई। एक किराए के घर में रहती हैं, 10 साल का बेटा है, विडो हैं। पता ही लगा कि जी जब 13 साल की थी तो उनके बड़े भाई उनको इतना मारते थे कि जख्मी कर देते थे। आई डोंट नो कि वो जानवर था क्या था, बहरहाल तो उनकी माँ ने उनकी शादी कर दी कि भाई ये पिटने से बच जाए, इसकी शादी कर देते हैं। तो 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। अच्छा, शी वाज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इवन देन। अच्छा, शादी हो गई, शादी उनकी हुई, वो ड्रग एडिक्ट से हो गई। फिर जब जो साहब हैं वो ड्रग्स लेते रहे, उनका बच्चा हो गया, बेटा हो गया। 2-3 साल शादी के बाद वो आदमी भी अल्लाह को प्यारे हो गए, वो ड्रग्स लेके बाइक चला रहे थे। तो अब वो शादी भी हो गई, बेटा भी हो गया, मियाँ भी मर गया। उसके बाद वो 8 महीने के लिए अपनी माँ के यहाँ गई रहने के लिए। उस 8 महीने में उसके भाई ने उसको इतना मारा कि उसके कपड़े फट जाते थे, जख्मी हो जाती थी। अब आप सोचें कि मियाँ भी मर गया, बेटा भी सामने है, और मजबूरी में, लाचारी में अपनी माँ के यहाँ गई हुई है, और वहाँ पर भाई मुस्तकिल उसको पीट रहा है। 8 महीने तो मार खाती रही। उसके बाद उसने कहीं जॉब वॉब करी, और जॉब्स करी, और उसने 5-10 हज़ार रुपये के किराए के एक रूम ले लिया, अपने बच्चे के साथ वहाँ रहना शुरू हो गई, और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उसने पोजीशन ली स्कूल में, कॉलेज में पोजीशन ली। अच्छा, अब खाने को अक्सर नहीं होता, तो वो रात का खाना अपनी माँ के यहाँ जाके खाती है, ताकि वो और उसके बच्चा कम से कम खाना खा लें। दे डोंट हैव इवन दैट मच कि वो खाने पीने का ज़्यादा इंतजाम करें। अब इस वक्त, नाउ कटिंग दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस वक्त ये पोजीशन है कि वो माशाल्लाह डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री के फाइनल ईयर में है, और उसको क्योंकि ये कोविड का मसला आ गया, वरना वो स्कॉलरशिप पे थी, उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। तो उसकी स्कॉलरशिप के लिए उसको 1.5-2 लाख रुपए चाहिए थे साल के। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे बेटे का क्या पढ़ाई का क्या स्टेटस है, तो पता लगा उसका बेटा जो है उससे भी ज़्यादा बड़ा जीनियस है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और बहुत आगे अपनी क्लास से। हेल्थ इश्यूज, उस औरत को कुछ पेट में पथरी थी, बट वो इलाज नहीं करा सक रही, अगेन पैसे नहीं है। अब मैं आपको जो फाइनल चीज़ बताने चाह रहा हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑरेंज ट्री प्रोग्राम क्या करता है। ये वो औरत है जिसपे सारे ऑरेंज ट्री के प्रोग्राम्स अप्लाई हो गए। तो मैंने सबसे पहले हमने उसको ये करा कि हमने कहा जी कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। नंबर 1, हमने उसको स्कॉलरशिप दे दी उस जूम की मीटिंग में। हमने कहा स्कॉलरशिप के अलावा हम आपको 20,000 रुपये स्टाइपेंड देंगे महीने का, ताकि आपका किराया। उससे हमने पूछा था आपके कितना खर्चा है पूरे महीने का, उसने कहा 20,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। वी सेड विल गिव यू 20,000 पर मंथ। थर्ड, हमने कहा आपके बेटे को भी हम स्कॉलरशिप देना चाहेंगे, आपके इलाके में जो सबसे अच्छा स्कूल है आप कहाँ डालना चाहती हैं, अब बताइए। तो हमने कहा वहाँ की स्कॉलरशिप भी हम देंगे। और चौथा, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर कमिटमेंट है हर ऑरेंज ट्री की फैमिली को, तो जो आपकी पथरी वथरी है, हमारा हेल्थ कोऑर्डिनेटर जो है वो खातून, वो आपके साथ इन टच हो जाएंगी, और आपकी अच्छे से अच्छे अस्पताल में डॉक्टर से आपको इलाज हो जाएगा। सो ऐसी जब चीज़ होती है, तो
इत्मीनान होता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सक रहे हैं, कुछ अच्छा कर सक रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि नाउ आई एम गोइंग बैक टू वेयर आई वाज, कि जब ऐसे हमारे पास कैंडिडेट्स हैं तो मैं क्यों लूज हो जाऊं अपनी स्कॉलरशिप को ऐसी ज़ाया करने के लिए। आई ऑलवेज लुक फॉर सच अमेजिंग पीपल, ताकि जिसकी ईयर मेरे पास ज़कात हाथ में है, मुझे अमीन बनाया हुआ है उसकी ज़कात का, सदक़े का, सो मैं ऐसे किसी फैमिली को दूं या ऐसे चलता हो किसी बस गधों को दे दूं कि जिन्होंने ज़ाया कर देने वो पैसे। सो इसलिए मुझे अक्सर लोग बाज़ वक्त कहते हैं कि यू नो बाज़ वक्त तुम थोड़ा ज़रा सख्त हो जाते हो, बट वो सख्ती इसलिए नहीं होती, अल्लाह ना करे कि मैं कोई उनको तकलीफ देने के लिए। वो बेसिकली आपकी सॉर्ट ऑफ एन इंटेरोगेशन चल रही होती है विदाउट hurting the other person's feelings, but you want to know if he is eligible for this scholarship or not. तो ये दूसरी चीज मेरे अंदर आई है कि यू नो I've become very careful कि इतनी आपके देखें, आपके पास एक वैल्यूबल एक चीज है, आप उसका ख्याल से तो रखेंगे ना आप उसको। For me, this number of scholarships, this is something very valuable for me and something very valuable for Orange Tree Foundation as well. हो सकता है एक दिन ऐसा हो कि हम 7,000 स्कॉलरशिप भी इंशाल्लाह ताला दें एक साल में, वो भी दिन आएगा, बट मैं चाहूंगा उस वक्त भी हमारा जो मेरिट का क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड मेरिट से मुझे ये ख्याल आया कि आपको क्या लगता है कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है कि हम बिल्कुल एक केओटिक सोसाइटी हैं और एक कंप्लीट एनार्की, ये हमारे लोगों की वजह से है? सिंस आप कह रहे हैं कि मैं आई एम रियली स्ट्रिक्ट विथ इंटरव्यूज एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये तो स्कॉलरशिप्स हैं और ये तो बहुत स्ट्रीमलाइन पॉपुलेशन आपके पास आती है, लेकिन आप चूंकि इतने लोगों से मिलते हैं, वो लोग जो अपने आप को जरूरतमंद समझकर आप तक पहुंचते हैं, आप तक पहुंचने वाला आदमी भी काफी कोशिश करके आप तक पहुंचता होगा, मतलब मालूमात करता होगा, ढूंढता होगा, फिर किसी तरह आप तक पहुंचता होगा। आपको क्या लगता है हमारे लोगों में एक टेंडेंसी नहीं है इम्प्रूव करने की? बिलुमूम ये तो स्कॉलरशिप्स तो चले 75 स्कॉलरशिप्स आपकी, कोई एक और किसी शहर में, किसी और शहर में, मगर क्या हमारे अंदर टेंडेंसी नहीं है डिसिप्लिन की? हमारे अंदर ख्वाहिश नहीं है बेहतर होने की, या हमें विक्टिम प्ले करने की आदत हो गई है? देखें, दोनों चीजें हैं। और आपने तो जो बेनिफिशियरीज हैं आपने उनके लिए सवाल किया, मैं दोनों तरफ मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक जो प्रिविलेज सेक्टर है वहाँ एक बहुत बड़ा तरबियत का डेफिसिट है, और जो बेनिफिशियरीज की एंड है, यानी जहाँ पर जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर भी ये विक्टिम जो प्ले करना या कंप्लेसेंसी है। मैं आई विल गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स फॉर बोथ, कि जो आपके हम जैसे मैं अपनी मिसाल ले लूँ कि जब हम बड़े होते हैं और हमारा यंग एज होती है, ये बताइए कि हम जब थे तब और अब हमारे बच्चे अब कॉलेजेस में आ गए तब, ये बताइए कि 100 में से कितने, आप 100 में से 100 बच्चों को पूछेंगे भाई क्यों पढ़ रहे हो, ये क्यों डिग्री हासिल कर रहे हो, वो हमेशा इसलिए होगी कि जी पैसे अच्छे कमाने, ठीक है। एंड ये भी अब लोग बड़े मजे से बताते हैं कि, लेकिन आप देखें कि पूरे एजुकेशनल सिस्टम में जो आपके बच्चे हैं, एक ऐसा लग रहा है एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्रियों में से वो कमोडिटीज वो खटाखट वो निकले जा रही हैं। ओ लेवल्स के बच्चे निकल रहे हैं, ए लेवल्स के बच्चे निकल रहे हैं, फिर उसके बाद कॉलेज से निकल रहे हैं, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेड निकल रहे हैं। बट उन सब ने क्या इनकलकेट किया है? क्या उन बच्चों को ये पता है कि जितनी जिम्मेदारी मेरी पैसा कमाने की है, अगर मेरी जेब में 1000 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए से किसी को खाना भी खिला सकता हूँ या खिला सकती हूँ, मैं किसी का इलाज भी करा सकता हूँ या करा सकती हूँ। क्या उनके माँ बाप ने एक एफर्ट करा उनको वो सिखाने की भी पढ़ाई के साथ कि देखो यहाँ पर इस आदमी को कुछ जरूरत है तो चलो मिलके इसकी मदद करते हैं? क्या एक कॉन्शियस एफर्ट हुआ किसी जनरेशन के साथ? नहीं हुआ। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी द फर्स्ट वंस टू एडमिट इट कि ना मेरी जनरेशन में हुआ, ना मेरे बाद वाली जनरेशन में हुआ, और ना अभी मुझे नजर आ रहा है। जो वॉलंटियर प्रोग्राम होता है कॉलेजेस में, यू एंड आई बोथ नो अबाउट दिस, कि इट्स जस्ट फॉर 1 सिंगल सर्टिफिकेट, दैट इज ऑल, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई कि देयर इज अ ह्यूज डेफिसिट ऑफ तरबिया
of values, of character building in the privileged sector. ठीक है ना? और अब दूसरी जगह जहां आपका सवाल है इसका कंप्लेसेंसी का और विक्टिम प्ले करने का, वो एक अलग एक्सट्रीम है, वो अपनी जगह माशाल्लाह फल फूल रही है कि बस जितना दे दो उतना कम है। तो दोनों ही माशाल्लाह है। what special effort is the orange tree making for तरबियत, या इसको, या ये जो रवैया है कंप्लेसेंसी का, इसे तब्दील करने के लिए आप खुसूसी तौर पे क्या एफर्ट कर रहे हैं या करना चाहेंगे मजीद? देखें, हम तीन चार एरियाज में एफर्ट कर रहे हैं, बट इस कोविड के ब्रेक में आई हैव आस्क्ड माय टीम, आई हैव रिक्वेस्टेड देम to make an intense program for character building only. Even just, I think we had a meeting 3 days back only, because I told them that this is a good time to revisit the plans and to because मैंने उनसे यही कहा कि ये something that bothers me very much is that we are giving them scholarships, we are giving them financial assistance, we are giving them healthcare facilities, but what are we doing for their character building? What are we doing them for their तरबिया? Because हम भी वही चीजें कर रहे हैं जो बाकी लोग, मतलब है हम जिससे गुजरे हैं और जो आपको मैंने भी बताया। So दो तीन चीजें हम कर रहे हैं। एक तो हम ये कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स के लेवल पे हम फादर्स को एक कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू लेके चलते हैं, और वो तकरीबन 4-5 साल से चल रहा है। They have to attend that fortnightly class, जिसमें कि उनके घर के इश्यूज क्या हैं और क्या नहीं है, और उसमें हम उनको और ज़्यादा इसलिए उनके लिए वो इफ़ेक्टिव क्लास है कि हम उसको सामने कुरान भी रखा हुआ होता है, और उसमें भी हक़ाइक़ रखे हुए होते हैं, बीवी के हुकूक रखे हुए होते हैं, उसमें भाई के रखे हुए होते हैं, माँ बाप के रखे हुए होते हैं, सोसाइटी के रखे होते हैं, गिविंग कि हाउ इम्पोर्टेंट इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी और डूइंग समथिंग गुड फॉर योर पीपल। सो तमाम चीज़ें होती हैं, तो उससे तो वो बहस कर नहीं सकते। सो दैट इज़ वन प्रोग्राम दैट वी आर डूइंग फॉर फादर्स। वी ऑल्सो सेंड देम टू डिफरेंट वर्कशॉप्स, जहाँ हम खुद जाते हैं और अपने बच्चों को भेजते हैं, वहाँ हम उनको भी भेज देते हैं जो बायलिंगुअल या उर्दू में ज़्यादातर होती हैं, ताकि वो समझ सकें। मदर्स के लिए जो हमारे पास नए एडमिशन्स होते हैं, उनकी माओं को हमारे पास पूरे 1 साल आना होता है। That also we copied from Kiran Foundation, कि they have to come for 1 year, and in that 1 year we try to inculcate some good values, and we try to give them good things in that time period, ताकि जब वो 1 साल के बाद घर वापस जाएं तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाएं, बेहतर इंसान बन के जाएं। और फिर जो हमारी बाकी जो मदर्स हैं, उनके साथ भी हमारा काउंसलिंग सेशंस हो रहे होते हैं, थेरेपीज हो रही होती हैं, एंगर मैनेजमेंट हो रही होती है, मैरिज काउंसलिंग हो रही होती है, क्योंकि हमारा पूरा एक हेल्थ केयर की टीम है, सो वो उनके साथ चल रही होती है। हमें बस ये है कि हम उनको चेज नहीं करते, बट वेन एवर वी कम टू नो अबाउट एन इंसिडेंट और एन इशू, तो फिर हम उनको गाइड कर देते हैं कि आप आई थिंक कि भाई आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग हमारे लिए है वो है बच्चों में, क्योंकि जब हमारे ये बच्चे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, लो इनकम ब्रैकेट, मिडिल इनकम ब्रैकेट फैमिली से आते हैं, सो उनका एक अलग माहौल होता है। जब वो एलीट तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाई रैंकिंग स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो ऐसा ना हो कि एलिनेट फील करें, ऑड फील करें, या उनको बुली करा जाए। सो हम ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर हर तरह का एक क्राउड आया हुआ होता है, मिक्स बच्चे आए हुए होते हैं। बट उनकी तरबियत के लिए जो है हमने पूरा एक जैसे प्लान बनाते हैं, समर्स में उनको बुलाते हैं, उसके साथ महीना 2 महीने गुजारते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जूम क्लासेस आजकल हो रही हैं, वो उनके साथ कर रहे हैं। बट इस वक्त जो हम करना चाह रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि वी हैव अचीव्ड 10% ओनली। 90% अभी भी रूम है उसमें काम करने का। और वो अब हमारी जो पूरी टीम है, वो इस कोविड के पीरियड में दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दैट मैनुअल, दैट प्लान फॉर एग्जीक्यूशन, ताकि उसके बाद इस कोविड के बाद हमें पता हो कि हाँ, अगर ये मॉन्टेसरी लेवल बच्चा है तो उसकी तरबियत का ये एक पूरा एक मैनुअल बना हुआ है। अगर वो उससे बड़ा है तो
तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं हमारे, आई थिंक वहाँ पर मोस्ट चैलेंजिंग हमारे लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एक आई विल एंड दिस आंसर विद दिस लास्ट पॉइंट कि मैंने एक कॉन्शियस एफर्ट करा अपने बच्चों के साथ शुरू से, कि ना मैंने कभी अपने बच्चे को ये कहा कि तुमने ये ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो मेरे से, या उनके कोई और फजूल सवाल पे अपनी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज किया। वो अलग बात है कि कुछ सवालों जब वो कुछ सवाल करती थी मेरी बेटियां या मेरा बेटा, तो बाज़ सवालों में आपके अंदर से चीखें निकल रही होती हैं, बट आप अपनी चीखों को रोक देते हैं, अपने अंदर वापस उस चीख को ले जाते हैं। तो आप जो है लेकिन कभी भी हम चेहरे पे नहीं लेकर आते, लेकिन यह है कि तो वो चीज़ जो है हमने अचीव करनी है अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ और उनके माँ बाप के साथ, कि अगर बच्चा तबाही भी फैला दे तो उसको ये पता है कि मेरे माँ बाप ही हैं जो मेरे लिए ये ठीक कर सकते हैं, और मैं जाके कहूँगा ठीक है, हो सकता है कि 2 मिनट के लिए डांट दें, मगर फिर इसको रिजॉल्व करेंगे इस इशू को। They will stand by me. Yes. They should have that comfort level, that 100% comfort zone होना चाहिए कि मैं अगर अपने बाप के पास जाऊंगी और कहूंगी कि मुझे ये लड़का पसंद है या वो फलाना है, तो जो उसके अंदर से चीखें निकल रही होंगी, लेकिन वो कुछ करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। तो हम्बल से काम लेगा, गुड बॉय बनेगा। बिल्कुल सही। तरबियत बहुत जरूरी है। तरबियत comes with a lot of वजन ना, वो वजन आपको अपने कंधों पे महसूस होता है जब आप अपने अंदर तब्दीलियां लानी शुरू करते हैं, और जब तक वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बनती तक काफी चीखें निकलती हैं। बिल्कुल। हाउ इम्पोर्टेंट आपके नजदीक कितना जरूरी है, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में, उस लाइफस्टाइल में जिसकी उनको आदत है, जिसमें वो जीने के आदी हो गए हैं, उसमें वो कंप्लेसेंसी भी है, उसमें वो शॉर्टकट्स भी ढूंढते होंगे, बार बार फेमिलियर पे भी जाते होंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा, और आप उसको उसका किबला दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। इस सब में बहुत तोड़फोड़ मचती है, बहुत एंजाइटी भी होती है बच्चों को। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि आपके बच्चे खुश हों, और उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे, अगर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, या आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी है ट्रैक पे आ जाए पहले, फिर खुशी बन के बाद में देखूंगा। आपकी आवाज आखिरी में कट गई, जो लास्ट जो आपने सवाल था वो दोबारा रिपीट कर दें। खुश हों के बाद आपने जो बोला वो रिपीट कर दें। ठीक, आपके लिए कितना जरूरी है कि आपके बच्चे खुश हों, और उसके लिए आप क्या इकदाम उठाते हैं? क्या आपके लिए अगर ये जरूरी है कि भाई मेरे बच्चे खुश भी हों, या आपको लगता है कि यार इनका पहले तो मैं किबला दुरुस्त करूं, उसके बाद खुशी खुशी में देख लूंगा बाद में इनकी? तो वो आपका मैं पैराडाइम क्या है, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप जो ये सवाल कर रही हैं वो मेरी जात की हद तक कर रही हैं या ऑरेंज ट्री की फैमिलीज के लिए कर रही हैं? ऑरेंज ट्री, मैं आपको उसमें शामिल ही कर रही हूँ। अच्छा, देखें, बात यह है कि जो खुश रहना है वो उतना आसान सवाल है और उतना ही मुश्किल सवाल है। जो खुश रहने वाली चीज़ है, जो नाशुक्री है ना, वो इतनी बड़ी बीमारी है कि मतलब है, हम हर रोज़ देख रहे होते हैं कि जिसकी आदत है नाखुश रहने की, वो कुछ भी हो जाए नाखुशी रहता है, और जिसका मिजाज है खुश रहने का, वो उसके लिए मतलब है 2 दोस्त भी इकट्ठे होके बैठ जाए ना, तो वो पता नहीं उसके लिए खुशी का कोई हंस रहा है, बोल रहा है, वो कोई मतलब है, वही उसके लिए सबसे बेस्ट वक्त है। मैं आपको जो आपका सवाल है कि कितना ज़रूरी है, देखें, खुशी तो अगर खुशी के साथ अगर हम यूं कह लें कि दिल और दिमाग का सुकून और खुशी, कंटेंटमेंट, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो पूरी दुनिया ही भाग रही है, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है, पैसा, और उसके पास प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, और वो सबसे गरीब आदमी है दुनिया का। और किसी के पास जो है वो सारे लोग हैं लेकिन पैसा नहीं है, वो अपने आप को वो भी गरीब समझता है कि मेरे पास जो है वो पैसा नहीं है, वो अपने
खुशी को। सो बेसिकली डिपेंड करता है आप किस लेंस से अपनी खुशी को देख रहे हैं। तो पहला सवाल ये है। लेकिन जो खुशी है ना, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड इज नॉट, मैं कहूँगा कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल ग्राउंड्स ओनली, बट उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें मैं हर चीज़ में ये कहता हूँ कि देखें, बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, यानी जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को ही देख रहे हैं ना। अब अगर बाप या माँ जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मियाँ बीवी का ख्याल भी रख रहा है, उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, बीवी भी उसकी इज्जत कर रही है, उसका ख्याल रेसिप्रोकेट कर रहे हैं एक दूसरे को। बच्चे वो देख रहे हैं, बच्चे वो भी सीख रहे हैं, फिर खुश रहना भी सीख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो अपनी खुशियाँ तलाश कर रहे हैं। अगर माँ बाप जो है मुस्तकिल माँ बाप जो है एक नेगेटिव सिंड्रोम में एक पूरा घर लपेट में आया हुआ है, और वो छोटी छोटी चीज़ों पे क्रिप कर रहे हैं, और हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें, दूसरे के पास ये है हमारे पास ये नहीं है, ये वाला अगर एक सिचुएशन है हर दिन की, तो देखें ना हम परफेक्ट हैं, ना हमारा पार्टनर परफेक्ट होगा, ना हमारे बच्चे परफेक्ट होंगे, हम सब में कमजोरियां हैं, और वही एक टेस्ट होता है जिंदगी का, वरना तो जिंदगी जन्नत बन जाए। So being in a state of gratitude is something that one has to work on every single day. और जो हमारे जो फैमिलीज हैं ऑरेंज ट्री फाउंडेशन की, उनको हम ये हर लम्हे एहसास दिला रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ 9 साल से जो फैमिलीज हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि उस वक्त 9 साल पहले 15,000 रुपये कमाते थे, अब वो माशाल्लाह लाख रुपए कमा रहे हैं, सेट हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं। कुछ हमारी फैमिलीज हैं जो 15,000 पे थी, वो आज भी आई थिंक उमर का इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है दोस्तों। सबीना जी, वुड यू लाइक टू कम and Madhya, can you please bring Sabina ji on till Umar can come back? हाँ जी। आज हमारी गुफ्तगू तकरीबन आए कहाँ गई, क्या कर रही हो मदिया? एंड वक्त पे आज मैंने सोचा कि मैं चलो गुफ्तगू वक्त पे खत्म कर देती हूँ, तो उसने खुद ही इंटरनेट ने कहा कि चले। विल वेट। ये अच्छी गुफ्तगू चली। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ग्रेटिट्यूड इज एवरीथिंग। Staying in a state of gratitude, you need to keep saying, उसकी भी ट्रिक्स है ना, how do you stay in the state of gratitude? उसके लिए इतना अच्छा हमारे ने बताया कि अपने से पीछे वालों को देखो। Always try to, you know, stay in both the circles. सिर्फ एक ही टाइप के सर्कल में उठा बैठा नहीं करें, जो कि जिनके पास सब कुछ है, दोनों किस्म के सर्कल्स में उठे बैठे, वहाँ भी फ्रेंड्स और वहाँ भी जहाँ। सॉरी उमर, आई थिंक आपका इंटरनेट का कनेक्शन गड़बड़ हो गया। अच्छा, पता नहीं, मेरा तो बाकी सब चीजें तो सही चल रही थी। मुझे लगता है कोई साजिश करी गई है मुझे इंटरव्यू से निकालने के लिए। हाँ, ताकि हम सब बैठ के फिर समोसे और चाय रख के आपस में बातें करें। मैं गया हूँ और आपने उनको अंदर बुला लिया, तो ये तो मुझे कुछ जरा मुझे बू आ रही है साजिश की। तो मैं अकेले यहाँ बैठ के क्या करती अपने आप से बातें। जी आप आपका जो सवाल, जी आपका जो सवाल था, बस उसको मैं इसी तरह इस सवाल को एंड करूंगा कि देखें, जो खुशी है ना, वो तो आपने खुद ही अपने घर में लानी होती है। आप चाहें तो जो मैनेजर्स हैं वो बाज़ वक्त एमडी से ज़्यादा खुश अपने घर में हो रहे होते हैं, और जो एमडी है वो सब चीज़ों के बाद भी वो हर दिन क्रिप कर रहा होता है और नेगेटिव। तो खुशी का कोई वो नहीं है कि, बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आई थिंक इसको प्रैक्टिस करनी होती है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को रियलाइज़ करना पड़ता है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को देखना पड़ता है।
आपको अपना नेगेटिव चश्मा उतार के पॉजिटिव चश्मा लगाना होता है, अपने बच्चों के लिए लगाना पड़ता है अगर आप अपने लिए नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी वही इवेंचुअली बन जाएंगे जो आप बन रहे हैं रोज। आप जो अपनी बीवी के साथ हैं, अपने साथ हैं, अपने कारोबार में जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, अपनी नौकरी पे बिहेव कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने आसपास कि अगर कोई छोटी सी खुशी होती है वो इतना खुश होते हैं माशाल्लाह, दे आर सो एक्सप्रेसिव, एंड सम पीपल टेक सच अ बिग खुशखबरी ऐसे एक सटल तरीके से। हाँ, वो ऐसा लगता है कि वो कूल एक्ट कर रहे हैं कि चलो भाई इतना ही, बस इतना ही सही है, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। तो खुशी तो बहुत जरूरी है। आपने बहुत बार जिक्र किया इस बात का कि आई थिंक क्योंकि आप बड़े अरसे बाद एक आदमी बात कर रहे हैं, लाइक मैन स्पीकिंग टू अस, तो आपने बहुत बार जिक्र किया घर में जो हस्बैंड है या फादर है उसका, और आपने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि हम उनसे बात करते हैं। आपने इतने 9-10 साल में आपने क्या वो चेंज देखा? हैव यू मॉनिटर्ड दैट चेंज इन उन फैमिलीज में? क्या चेंज आया इन आदमियों के बिहेवियर में, इन फादर्स के बिहेवियर्स में क्या चेंज आया, और उसका असर बच्चों पे क्या हुआ? देखें, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग जितना चेंज हमने मदर्स में देखा है उतना हमने फादर्स में नहीं देखा चेंज। और वो उसकी वजह ज़रूरी नहीं है कि वो उस बाप की गलती हो। हमारे यहाँ जो इतने ज़्यादा टफ जिंदगी इनकी गुजर रही होती है कि वो एक इतनी मोनोटोनस उनकी ज़िंदगी होती है, उस सुबह को जाना, शाम को आना थक हार के, और फिर उसके बाद घर आके बत्ती भी नहीं है तो फलाना मसला है, तो फलाना मसला है, जॉइंट फैमिली है तो उनके बुजुर्ग वालिदैन हैं, उनकी हेल्थ का मसला है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन तो बच्चे के लिए जो माँ का रोल होता है वो बाप मोस्ट ऑफ द टाइम वो उस कैपेसिटी में नहीं होता जिस तरह माँ होती है। तो और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उसमें बाप होते हैं सामने, लेकिन जिस तरह इमोशनल अटैचमेंट माँ की होती है और जो उसको एक दर्द होता है, उसको चाह होती है कि उस बच्चे को आगे लेके जाना चाहिए, वो माँ ही सामने आके ज़्यादातर अपना रोल प्ले करती है। और हमारे इत्तेफाक ऐसा है कि पता नहीं, आई डोंट नो कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जानबूझ के हमने ज़्यादा ख़वातीन का रेशो अपने प्रोग्राम में रखा है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अगर 250 अगर स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से शायद 150 या उससे भी ज़्यादा शायद बच्चियाँ होंगी जो इस प्रोग्राम में हैं। इसी तरीके से हमारे जो सिंगल मदर्स हैं और विडोज़ हैं उनके लिए हमने एक और प्रोग्राम ख़ास बना दिया है ख्याल प्रोग्राम के नाम से। सो सिंगल मदर्स को इकोनॉमिकली एम्पावर करना, उनको इमोशनली एम्पावर करना, क्योंकि हमने ये देखा है कि बच्चे के लिए जो माँ को जिस तरह हमने देखा है रोल प्ले करते हुए, वो उसकी तो मतलब है कोई मिसाल ही नहीं है। यानी हमने एक तरह से समझ लें कि वी हैव रियलाइज्ड, वी हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि अगर बच्चे में तब्दीली लानी है तो माँ को ही अप्रोच करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाप को हम पुश करते हैं, मगर वो ऐसा है कि इट्स अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक बैंगिंग योर हेड ऑन द वॉल, क्योंकि वो जो बाप है ना उसके पास वक्त है, ना उसके पास टेम्परामेंट है, ना उसके पास वो पेशेंस है, विजडम है कि वो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो समझ भी नहीं पाते। यानी हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं और हमारे सामने तो बहुत जी करके चले जाते हैं, बट लेकिन हमने एक चीज़ करी है अपने प्रोग्राम में कि कुछ चीज़ें हमने ज़ीरो टॉलरेंस कर दी हैं कि अगर बीवी को मारा उस पर हम बर्दाश्त नहीं करते, बीवी को गाली दी, हाथ उठाया, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बच्चे पे हाथ उठाया, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इवन जारी बात है उसमें हम ये नहीं कह रहे कि वो मियाँ पे उठा सकती है हाथ, लेकिन मकसद ये है कि फिजिकल अब्यूज है और किसी किस्म का अब्यूज है तो वो उसकी दैट्स सॉर्ट ऑफ अ नलिफायर फॉर द स्कॉलरशिप, कि हम उसे बता देते हैं ऐसी चीजें होंगी तो आपकी स्कॉलरशिप भी खत्म हो सकती है, क्योंकि ऐसी फैमिलीज हम लेके चल नहीं सकते। तो अच्छा, जो ये आदमियों का, ये जो आप आदमियों के तब्दील होने की तरफ रेजिस्टेंस कह लीजिए या उनकी उनमें काबिलियत की कमी कह लीजिए, इसकी वजह ये तो नहीं हो सकती कि भाई उनके अंदर तब्दील होने की सलाहियत नहीं होती, मर्द में औरत से तब्दील होने की सलाहियत कम होती है, ऐसा तो शायद ना हो, लेकिन क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि जैसे वो हैं या जिस तरह का उनका एक पितृशाही
सलीके से, तरीके से जिस तरह उनको तराशा गया है और एक खास तरह का इंसान उनको बनाती है सोसाइटी, खास तरह का मर्द उन्हें बनाती है सोसाइटी, आपको लगता है कि वो इतना रीइंफोर्स होता है कि फिर चाहे आप उन्हें दीन के हवाले से दे रहे हों एग्जाम्पल्स, या आप उन्हें दीन की हिदायत दे रहे हों जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि वो क्या क्या उनके हुकूक हैं और क्या उनके फ़राइज़ हैं और क्या तजावुज़ात हैं जिसको तजावुज़ कंसिडर किया जाएगा, तो आपको लगता है कि ये जो रीइंफोर्समेंट सोसाइटी से मिलती है उनको बार बार फॉर बीइंग द वे दैट दे आर, आपको लगता है उसका बहुत किरदार है इसमें, यही उनकी अपनी नाअहली है? नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर है वो भी। तो आप जो बात कर रही हैं आप, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जिसकी वजह से उनकी, देखें अगेन मैं वो कहूँगा कि तरबियत, उन्होंने अपने माँ बाप को कैसे देखा, फिर उन्होंने अपने बड़ों को कैसे देखा, फिर अब वो खुद उसी तरह एक्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि असल में बात यह है कि कुछ हमारे फादर्स जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे सारे ऐसे ही हैं, उसमें हर तरीके के हैं, बट मेरा ये ख्याल है कि वो आपकी जो बात है ना, वो बहुत हद तक सही है कि वो जो सोसाइटी में हैं, वो जो देखते हैं कि जो बाप है वो ऐसा होता है, जो मियाँ है वो ऐसा होता है, और जो बच्चा है वो माँ की जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी ये है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है। अच्छा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस माँ भी जो है वो उस पे यानी उससे ट्यून हुई भी होती है उस अपने रोल्स के साथ कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है। तो मतलब एक स्टील टाउन से, आपको पता है जो हम डिफेंस फेज 5 में हमारा ऑफिस है, अब स्टील टाउन इतनी दूर है, तो माँ जो है, एक माँ रोज, क्योंकि उसको एडमिशन चाहिए था अपने बच्चे के लिए, तो हमने कहा कि आपको तो रोज ही आना पड़ेगा, आप स्टील टाउन से कैसे आएंगी? तो कह लेंगी बस से आऊंगी। मैंने कहा जी कितनी बसें बदल कर आएंगी? कहने लगी 3 बसें बदल कर आऊंगी। मैंने कहा कितनी देर लगेगी? कह लेंगी 1.25 घंटे लगेंगे वन वे। मैंने कहा आप कैसे आएंगी रोज? कह लेंगी मेरे बच्चे को बस पढ़ाई मिल जाए, मैं आ जाऊंगी, मेरी आप फिक्र ना करें। सो वो 1 साल जो है वो औरत अपने बच्चे को लेके स्टील टाउन से, आप सोचें गर्मी में धक्के खाते हुए, डेली वो सुबह को आती थी 9 बजे, हमारे यहाँ पहुंची होती थी अपने बच्चे को लेके, उसकी अपनी क्लासेस चल रही होती थी, बच्चे की अपनी क्लास चल रही होती थी, और 4 घंटे के बाद फिर वापस 1.25 घंटे का सफर करके वापस जाती थी वो। तो वो उसके अब 2 या 3 बच्चे हमारे साथ हैं, तकरीबन 4-6 साल हो गए अब तो उसको। तो उसके बीकन हाउस में 3 बच्चे पढ़ रहे हैं स्टील टाउन के बीकन हाउस में माशाल्लाह, और बड़े अच्छा कर रहे हैं एकेडमिकली। तो माँ जो ये जो चीज़ है ना, ये माँ ही कर सकती है, बसों में लटक के अपने बच्चे के लिए, और वो अपने आप को बिल्कुल ही ख़त्म करके। और वो हम मर्दों में मैं समझता हूँ कि इतना जिगर नहीं है कि अब मैं क्या कहूँ जब आप खुद ही कह रहे हैं तो मैं तो, हो सकता है मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ आपको, ये भी हो सकता है वैसे लेकिन जो बात है वो जो है मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे जब मियाँ और बीवी का, जैसे कहते हैं ना, अच्छा टी सेट बनता है जब मियाँ और बीवी का, तो वो तब बनता है जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, जब बीवी अपनी स्ट्रेंथ्स लेकर आए और मियाँ अपनी स्ट्रेंथ्स लेकर आए, और बीवी की जहाँ बीवी जाहिर बात है उसमें एक सेट बन जाता है, एक फिक्सचर बन जाता है। तो मैं आपको जैसे आई टेल यू अ बिट अबाउट माई सेल्फ के जिन चीज़ों में मैं आई कैन बी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि उमर जो है वो बहुत ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन और ये वो, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू एडमिट कि बहुत सारी चीज़ों में मेरी बीवी मेरे से कहीं ज़्यादा हिम्मत वाली है। सो शी नोज के वेयर आई एम वीक एंड आई नो वेयर शी इज़ वीक। तो मुझे पता है अगर मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पता है यहाँ ये खड़ी भी है मेरे पीछे, इसने मतलब है खड़ा करा हुआ है मुझे, और कुछ जगहों पे इसी तरह मैंने उसको खड़ा करा हुआ है। सो तब जाके बात बनती है, तब जाके हंडिया पकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटी सी एक बड़ी फनी बात बताऊं कि जब नई नई हमारी शादी हुई, मेरी जोक्स करने की आदत है, तो मैंने कभी ऐसा हुआ कि अपनी बीवी के, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि मैंने कुछ ऐसा जोक करा जो कि थोड़ा उसके एक्सपेंस पे था। तो अब
वहां तो उसने सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया। जब हम वापस आए तो उसने इतनी अच्छी टोन में मुझे बस एक दफ़ा बोला, और मैं ज़िंदगी भर मुझे याद रहा। उसने मुझे कहा कि देखें, आपको जितना फ़नी बनना है बनिए, मगर मेरे एक्सपेंस पे नहीं बनेंगे आप। तो अब मैं देखें ज़्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि इस इंटरव्यू में मुझे जलील तो नहीं होना ना, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें समझना चाहिए कि देखें, सिर्फ इज़्ज़त हमारे लिए नहीं है, हमारी बीवी की भी उतनी इज्जत है जितनी हमारी। और देखें, हम दोनों के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे, आपका बेटा भी वही सीखेगा अपनी बीवी के लिए, आपकी बेटी भी वही सीखेगी अपने मियाँ के लिए। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या तैयार कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और चाहे वो आपका होम फ्रंट है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फ्रंट है, आई थिंक ये मॉडलिंग ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये मॉडलिंग ही है जिससे आप जो चलते हुए राइज रवैये हैं वो अपने बच्चों में तब्दील कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर द ऑरेंज ट्री इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। इट्स सो मच हार्ड वर्क जितना आप लोग और आपकी पूरी टीम करती है ना। मुझे बिल्कुल अंदाजा है कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, हर लेवल पे कितनी परेशानी है, हर जगह से कैसी कैसी ऑपोजिशन है। उसके बावजूद आप लोग दीवानों की तरह लगे रहते हैं एक ख्वाब के पीछे जो तकरीबन ट्रक की बत्ती के जैसा है। आप चले जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू फॉर इट। खुदा आपको और ज्यादा ताकत दे और हिम्मत दे, फहम समझ आपकी स्पिरिट में इजाफा करे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वर्क। और सबीना जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सबीना जी भी आपसे कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते? उमर को क्या कहूँ मैं तो। जी सबीना जी बोलिए। I just want to say that I really love you for who you are, love you for what you do, love you for the way I've known you always. It's just that जब भी कुछ सुनती हूँ और अक्सर सुनती हूँ, इतना अच्छा लगता है सुनकर हमेशा। हालांकि मौका हमें मिलने का बहुत कम मिलता है, वो भी बहुत बिजी होता है। हम मिलते ही नहीं है लिटरली, हालांकि वे फैमिली, लेकिन हमारी मुलाकात ही नहीं होती। पता नहीं कहाँ होते हैं दोनों। तो हमें पता है आप दोनों कहाँ होते हैं। फॉरेन के दफ्तर में होते हैं, आप किरण फाउंडेशन में होती है। हमें पता है आप कहाँ होते हैं। वो कॉल हमें बहुत जगह पे मिलाता है इन अदर वे, टू अदर पीपल। तो अच्छा लगता है कि लाइक it's really an honor कि तुम आए हो आज इधर। बहुत अच्छा लगा। और बैक स्टेज को भी बहुत अच्छा लगा। हंस रहे थे आप लोग हमारी बातों पे। हाँ। नहीं, आप इतने दिनों से ड्यू था आपसे मुलाकात करनी, और इस पे तो इट इज ट्रूली एन ऑनर फॉर मी कि आपने इस काबिल समझा कि आपने बुलाया। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि देखें, हर एक का एक फोटे होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि मैं जब लोगों से, जब आपकी बातचीत होती है तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये काम आप ही कर सकती हैं, ये हम लोग नहीं कर सकते। तो हर आदमी की अपनी जो एक्सपर्टीज़ होती है कि जो वो काम करता है। जिस तरह आप किरण स्कूल को माशाल्लाह चला रही हैं, तो मैं तो उस लेवल पे उस काम में घुस ही नहीं सकता। तो वो आपका जिगर गुर्दा, पेशेंस, जो भी कह लें, हम सब आई थिंक थोड़े से खपती भी हैं, थोड़े से क्रैक भी हैं, तो जिसकी वजह से हम जहाँ भी हैं लगे हुए। तो बस मैं दुआएं हमारी भी आपके साथ हैं। कीप इंस्पायरिंग अस एंड कीप मोटिवेटिंग अस, और थैंक यू फॉर लेटिंग अस रेप्लिकेट किरण मॉडल, एंड थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डू माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और सानिया, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद आपको ज़्यादा बोलने नहीं दिया, तो आई थिंक हमारा एक वॉल्यूम 2 होना चाहिए इंटरव्यू का, जहाँ पर आप ज़्यादा बोलेंगी और मैं सुनूंगा ज़्यादा, इंशाल्लाह। इंटरव्यू मेरा नहीं, इंटरव्यू आपका था, आप ही को ज्यादा बोलना था। अगर मैं ज्यादा बोलती तो लोग कहते होस्ट किसी को बोलने ही नहीं देता। अच्छा, चलें, तो अच्छी बात है। फिर गेट इन टच विद यू। अब यूनिवर्सिटी में मैंने कहा आई वुड एक्चुअली गेट इन टच विद यू ओवर इन हाउ टू इंटरव्यू स्टूडेंट्स व्हेन यू वांट टू गिव देम स्कॉलरशिप्स फॉर यूनिवर्सिटी। हमारा पहला बैच जा रहा है यूनिवर्सिटी, जो
किरण के बच्चे थे वो तो अभी A levels में गए हैं, वो अभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, लेकिन जो हमारा DCTO का जो बच्चा है जो 2 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था, वो अब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए तैयार है। माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हो जाएगा तो फिर वो स्कॉलरशिप के लिए आते हैं हमारे पास। फिर वो जो एक इंटरव्यू है ना, वो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज है कि यूनिवर्सिटी में कैसे क्या इंटरव्यू में पूछना है कि आई कैन डिसाइड कि ओके दिस चाइल्ड इज, वो तो बच्चे ज्यादातर हमारी IBA के साथ भी पार्टनरशिप है और उसके अलावा IVS के साथ भी है, तो हम इंशाल्लाह ताला जो भी रिसोर्सेज हैं हमारी, हम वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, ताकि जो जो आपको चीज़ चाहिए हमारी खुशकिस्मती होगी अगर हम किसी तरह आपकी हेल्प कर सकें इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर बताइएगा। अब सबीना जी का इंटरनेट रुक गया है। सबीना जी मेरा I can hear you. अच्छा, okay, ठीक है। नहीं, our doors are always open for you, you know that, and जो जितना हम इंशाल्लाह आपको पास ऑन कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। बल्कि अगर कोई आपके कोई अगर स्कॉलरशिप की भी ज़रूरत होगी और हमारे पास गुंजाइश होगी तो, और वो डेफिनेटली आई एम श्योर कि मेरिट पे अगर कहीं पर हम सपोर्ट कर सकेंगे तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सानिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।